मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत। ऊंचाई पर पहुंचे हर एक व्यक्ति की ऊंचाई नीचे से हर एक इंसान को दिखाई दे देती है, पर वो वहां तक पहुंचा कैसे, इसके पीछे की संघर्ष और इसके पीछे की लड़ाई, इसकी कहानी से हर कोई वंचित रह जाता है। सफलता कैसे प्राप्त होती है या सफलता को पचाना कैसे है, ये एक गुण है, ये एक आर्ट है, ये एक कला है। और आज मेरे साथ बने हुए हैं एक सफल व्यक्ति, और ये मैं आपको बता दूं कि हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, विद्या के धन बैठ के खाए। और विद्या कैसे इन्हें ऊंचाइयों तक और इनके सपनों तक लेकर गई, आज इस पॉडकास्ट में सारी चर्चा होगी। और चर्चा होगी कैसे संघर्ष जीवन में किया जाता है और संघर्ष के बाद सफलता का आनंद क्या है। मेरे साथ बने हैं जाने माने हस्ती प्रोफेसर मनोज कपूर जी, जो कि केमिस्ट्री की विख्यात अध्यापक हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज सिर्फ होशियारपुर और पंजाब ही नहीं बल्कि भारत में भी इन्हें किसी भी तरह के पहचान की आवश्यकता नहीं है। आज सफलता के शिखर पर हैं। ये सफर कैसा रहा सर, क्या कहना चाहेंगे आज आप अपनी सफलता के बारे में? देखिए बजरंगी जी, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैंने जोर लगाया, मेहनत करी, परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि बनाई और मैं ज़िंदगी में कामयाब हो गया। कामयाबी मिल गई सर। बहुत सारे लोग हैं, कामयाब लोगों की कहानियों को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, उनके संघर्षों को पढ़ते हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार आपके पढ़ाई की जो सफ़र है वो कहाँ से शुरुआत हुई, क्या कुछ इसका जो नींव रखा गया, कैसे और कहाँ से? कि मेरा जन्म जलंधर में हुआ, मेरी सारी प्राथमिक शिक्षा भी जलंधर में हुई। लेकिन पढ़ाई के दौरान यूँ था कि जब मैं लगभग 9-10 साल का था, 7th और 8th, तो मेरे फादर को एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ। तब मेडिकल में उतना इलाज नहीं थे अवेलेबल, हार्ट अटैक हुआ और काफ़ी देर वो संघर्ष किया, रिवाइव हो कर गए। लेकिन कुछ साल बाद उनकी बैकबोन की प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा हमारी इकोनॉमिक स्थिति हिल गई, जिससे मेरे मदर को या मुझे या मेरी बहन को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उस ज़माने में, आजकल तो बुक्स आती हैं स्टेपल की होती हैं, उस ज़माने में धागे से सी होती थी। तो उस संघर्ष के दिनों में कुछ, क्योंकि जलंधर हमारा जो मोहल्ला है वहाँ पे किताबों का काम काफ़ी होता है जी, तो दुकानदार ने हमारे घर किताबें छोड़ जानी, हमने किताबें सिलनी, फिर उनको वापस जमा करवानी, उससे पैसे मिलने। फिर उन पैसों से मेरे मदर ने एक कपड़े बुनने की, ऊन बुनने की मशीन खरीदी, फिर वो स्वेटर बना के बेचने शुरू किए। उस हालात से हम निकले। फिर अब आगे की एजुकेशन कॉस्टली हो रही थी, तो जब मैं 12th में पहुंचा, साइंस ली थी। अब उस ज़माने पे लोग ट्यूशन की तरफ हो रहे थे मोटिवेट, लेकिन हमें लगता था ट्यूशन जो है नालायक पढ़ते हैं। पर जब उनके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आए तो हमें पता चल गया नहीं, ये ज़माना बदल रहा है, पीएमटी का कंपटीशन आ रहा था। पर चलो जैसे भी करके मैंने 12th से ही ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी, और पहली ट्यूशन मैंने 150 रुपये महीने पे किसी के घर जाके पढ़ाई। जलंधर में किसी के घर जाके पहली ट्यूशन 150 रुपये महीने में पढ़ाई। और फिर पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ानी शुरू की, और MSc तक मैं ट्यूशन में काफ़ी एस्टेब्लिश हो चुका था। बस ऐसे संघर्ष करते करते आगे, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मेरे को पढ़ने का तरीका भी अच्छा आ गया, पढ़ाना भी ठीक आ गया, तो पढ़ाई में एक ध्यान लग गया। बस रुचि, एक जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति को जागृत करना। फिर जलंधर सारी पढ़ाई चली आपकी, और अब आप होशियारपुर में, ये सफ़र कुछ समझ नहीं लगा, थोड़ा ये भी बताइए दर्शकों। देखिए जब मैंने MSc कर ली जी, UGC क्वालिफाई कर लिया, तो अब जॉब लेनी थी। उस टाइम जलंधर में परमानेंट जॉब नहीं थी। मैंने 1 साल वैसे दोबा कॉलेज पढ़ाया, लेकिन टेम्प्रेरी, जलंधर में परमानेंट जॉब नहीं थी। फिर जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे को SPN कॉलेज मुकेरियाँ और DAV कॉलेज कांगड़ा, दोनों इकट्ठी पोस्टिंग मेरे को मिली, दोनों जगह सिलेक्शन हुई, पर मैंने SPN कॉलेज मुकेरियाँ ज्वाइन कर लिया। लेकिन जिस दिन मैंने SPN कॉलेज मुकेरियाँ ज्वाइन करना था, उस दिन PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी इंटरव्यू थी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सरकारी नौकरियों के लिए जो क्लास 1 पोस्ट होती हैं उसके लिए इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं।
तो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर वही भर्ती करते थे। तो मैं उस दिन इंटरव्यू देने गया, आके मैंने एसपीएन कॉलेज मुकेरियां ज्वाइन कर लिया। फिर जब रिजल्ट आया पीपीएससी का, तो उस लिस्ट में मैं पहले नंबर पे आ गया। सो उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज, मेरे को पहली जो अपॉइंटमेंट है गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में मिली। फिर मैं उसके बाद होशियारपुर का निवासी बन गया। 10 जुलाई 1995 को मैंने गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर ज्वाइन किया, तब से मैं यहाँ का निवासी हूँ। 10 जुलाई 1995 वो ऐतिहासिक दिन आज से इतिहास में भी दर्ज होगी, जब आप होशियारपुर पधारे, छोटी काशी, संतों की नगरी, और होशियारपुर को बहुत सारे आपने डॉक्टर्स और इंजीनियर दिए। इस सफ़र के दौरान कुछ यादगार लम्हे रहे जिन्हें आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया उस दौरान कुछ यादगार लम्हे मैं 2-4 डिस्कस करना चाहूँगा। कई तो बड़े खुशनुमा लम्हे हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ गया और रिकॉर्ड होल्डर बना, तो मेरी अखबारों में फ़ोटो आ गई। अब जैसे दादी को अपना मान होता, मेरा पोता है, मेरी दादी को भी मेरे पे बड़ा फ़ख्र था। तो फर्स्ट आ गया। मेरी दादी जी की फ्रेंड आई उनको मिलने, दोस्त सहेली उनकी, उन्होंने कि तेरा पोता तो बहुत होशियार है, इसकी अखबार में फ़ोटो आ रही है। तो उस ज़माने में अखबार में फ़ोटो आने बड़ी बात मानी जाती थी। तो फ़ोटो आ रही है, तो मेरे पोता थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक है, अपने पोते को बोल इसको थोड़ा सा पढ़ा दे। मेरी दादी जी बोलते कोई बात नहीं, ये क्यों नहीं पढ़ाएगा, फ्री पढ़ाएगा। तो वो उन्होंने ठीक है अपना पोता भेज दिया। अब मैं साइंस का स्टूडेंट, साइंस पढ़ रहा था तब, और उनका पोता मेरे पास आया कि भैया मेरे को पढ़ा दो। मैं हाँ किताब निकाल। उसने किताब निकाली +2 इकोनॉमिक्स की। अब मैंने बोला भाई मैं यार साइंस का बंदा हूँ, मेरे को इकोनॉमिक्स कहाँ आती है, तो इसके लिए तो तेरे को और बंदा ढूंढना पड़ेगा। वो गया, उसने दादी को बोल दिया कि भैया ने मेरे को टरका दिया। उसकी दादी फिर मेरी दादी के पास आई कि तेरे पोते ने मेरे पोते को ना कर दी है, जानबूझ के बोलो मेरे को आता नहीं। अब मेरी दादी भी मान गई, मेरे को बोलती इधर आ। मैंने बोला हाँ जी चाई जी हाँ जी। कहते बेटा अगर तूने उसको पढ़ाना नहीं था तो मेरे को हाँ क्यों करी। मैंने बोला दादी जी वो इकोनॉमिक्स है, मेरे को नहीं आती। ये कैसे हो सकता है तेरे को ना आती हो, ऐसी खबर में फोटो आ जाती है। मैं बड़ा समझाने की कोशिश की दादी जी को, कहते नहीं तू जानबूझ के कर रहा है। फिर मैंने बोला ओके कि अब दादी जी को तो ना नहीं कर सकता। मैंने उसको फिर बुलाया, मैंने बोला यार अपनी किताब मेरे को दे के जा। मैं 2 दिन किताब रखी, उसका जो सा चैप्टर था पढ़ा अच्छी तरह से, उसको बुलाया, उसको सारा चैप्टर पढ़ा दिया, अच्छी समझ के पढ़ा दिया। वो घर गया, उसने अपनी दादी को बोला, मैंने बोला था कि इसने आप पढ़ा दिया ठीक है। और उसकी दादी मेरी दादी के पास आई, कहती मैंने बोला था ना आपको कि आपका पोता टरका रहा है, इसको सब आता था, इतना अच्छा तो पढ़ाया इसने। सो ऐसे कई बार लम्हे आ जाते हैं। एक और बड़ा मज़ेदार एपिसोड है होशियारपुर में। मेरे पास एक बच्चे के फादर बच्चे को पढ़ाने आए, तो जब पढ़ाने आए तो फीस की बात होती है। तो मैंने बोला इतनी फ़ीस है। वो बोलते जी मेरे ना वाइफ को फला प्रॉब्लम हो गई है, तो आप मेरा कुछ ख्याल कर लेना। मैं कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं कहा देख लेंगे। मैंने बोला चलो इनका खर्चा होता होगा देख लेंगे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक तगड़े अच्छे लीडर से फ़ोन करवा दिया, कुछ दिन बाद किसी और ऑफिसर से फ़ोन करवा दिया, इसका ख्याल रख लेना। कुछ दिन बाद एक और महान हस्ती से फ़ोन करवा दिया। फिर जब फीस देने आए उस दिन किसी अच्छे अफसर को साथ में लेके आए। अब मेरे को बोलते सर इतनी फीस है क्या करोगे। मैं चल ठीक है यार तू इतना तेरे को थोड़ा बहुत लेस कर देता हूँ। कहते ये तो हो गई मेरी वाइफ की जो प्रॉब्लम थी उसके लिए हो गई, अब जो आपको लीडर साहब ने फ़ोन किया था उसके लिए क्या लेस करोगे। मैंने कहा अच्छा बताएं। कहते अच्छा फिर उसके बाद आपको उस ऑफिसर ने फ़ोन किया था। मैंने कहा ठीक है। फिर आपको फलां ऑफिसर ने फ़ोन किया। मैं कहा ठीक है उसकी भी लेस करो। मैं कहा हाँ ठीक है। फिर बोलते अब ये साथ में अफसर आए हैं, इनका मान भी करना पड़ेगा। मैंने हाथ जोड़ में भाई एक बात बताओ कि आप कितने और बंदों को फ़ोन करवाओगे कि मैं आपको अपनी तरफ से पैसे दूं। सो कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं। शायद इससे ज़्यादा यादगार लम्हा किसी की ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो सकता। एक और मज़ेदार बात याद है जी। जैसे ना 3 Idiot में एक सीन था कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर दोस्त आपसे आगे निकल जाए तो बहुत तकलीफ होती है। अब हम MSc कर रहे थे और UGC का हमें नहीं पता था कि हम MSc के दौरान पेपर दे सकते हैं, लेकिन मैंने फॉर्म भर दिया। तो MSc का पेपर अप्रैल में होना था और UGC दिसंबर पहले ही हो रहा था। तो मैं और मेरा दोस्त UGC का पेपर देने चले गए। पेपर दिया, जितना आता था करके आ गए, क्योंकि हम MSc भी कर रहे थे, करके वापस आ गए। अब हमारे पेपर अप्रैल में शुरू हो गए। पेपर में एक फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर था, उस पर 13 छुट्टियाँ थी। तभी जलंधर में पेपर शुरू हो गए। अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए।
इलेक्शन डिक्लेयर होने के कारण डेट क्लैश करी, तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर शिफ्ट कर दिया यूनिवर्सिटी ने, और उस पेपर में अब एक छुट्टी रह गई। एक पेपर शिफ्ट किया, फिजिकल में एक छुट्टी रह गई। और उस एक छुट्टी के दौरान जो मेरा दोस्त था उसके घर लेटर आ गई कि तेरा यूजीसी क्वालिफाई हो गया है। और वो मेरे पास आ गया कि यार मेरा यूजीसी क्वालिफाई हो गया, तेरा हुआ कि नहीं हुआ। अब मेरे पास लेटर आई नहीं थी, तो मैं अब टेंशन में कि दोस्त कामयाब, मेरे पास लेटर नहीं आई। तो मैं उस दिन सारा दिन कोई अखबार वाले दफ्तर जाऊं, कोई लाइब्रेरी में जाऊं, कहीं किसी अखबार में आया हो, सारा दिन मेरा वेस्ट हो गया, मैं पढ़ नहीं पाया। अब मैं घबराहट में पढ़ नहीं पाया, और मेरे मन में ये चल रहा कि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आ रहा था, ठीक है, तो जो बंदा कामयाब है लोग कहते हैं ये इंटेलिजेंट है, ये दूसरा बंदा रट्टेबाज है। मैं तकलीफ में पढ़ नहीं पाया, वो बेचारा खुशी में पढ़ नहीं पाया। अगले पेपर में बैठे, फिजिकल का पेपर, केमिस्ट्री में फिजिकल मुश्किल मानी जाती है, पर्टिकुलरली मेडिकल वाले स्टूडेंट के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, मेरे से कोई डेरिवेशन नहीं निकले। फिर मैंने बोला यार छोड़ डेरिवेशन, थ्योरी वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट कर। मैं किस तरह से थ्योरी वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करके बाहर आ गया सेंटर के। घर पहुंचा तो मेरा भी रिजल्ट आ गया था, मैं भी सिलेक्ट हो गया था, मैं यूजीसी CSI दोनों में सिलेक्ट हो गया। पर वो एक दिन बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल। मैं अपने दोस्त को बताना चाहता हूँ यार उस दिन मेरे को वाकई बड़ी तकलीफ हुई यार, मैं रह गया। ये भी काफ़ी ऐतिहासिक की क्षण है और काफ़ी यादगार लम्हा है। दोस्तों के साथ दोस्ती किस तरह निभाई जाती है और आखिरकार दोस्तों का सफल हो पाना या सफल हो जाना एक दोस्त को क्या कुछ सीख देती है, हर एक तरह से आपने बहुत सुंदर तरीके से ये बयान किया। फिल्म 3 इडियट्स में इसकी बड़ी खूबसूरती दिखाई गई। जब रिजल्ट अनाउंस हो रहा होता है तो अपने दोस्तों का नाम जब वो देख रहे होते हैं लिस्ट में, और उसमें सबसे नीचे राजू रस्तोगी या उनके दोस्तों का नाम होता है, और सबसे पहले नंबर पर जो रणछोड़ दास चांचड़ होते हैं उनका नाम होता है, वो नहीं देखते और वो बड़े दुखी हो, रोने भी लगते हैं कि मेरे दोस्त फेल हो गया। हैरानी तब होती जब वो फर्स्ट आया होता है। सो सर, एक जब मैं रिसर्च कर रहा था आपके बारे में, ढूंढ रहा था, पढ़ रहा था, पता चला कि आप मतलब साइंस के बाद कॉमर्स में चले गए थे +2 के बाद, क्या ये वाक्य सही था? हाँ, एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मैं अंडर एज था। हाँ। मैंने 10वीं कर ली थी एट द एज ऑफ 14, लेस देन 14, 13.5 में 10वीं कर ली। और जब मैं 12th में पहुंचा तो उसकी कंडीशन होती है उस साल आप 17 ईयर के होने चाहिए। मैं नहीं हो रहा था, तो अंडर एज था, मेरे को PMT नहीं देने दिया। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट करी, हर जगह लेटर डाले, लेकिन मेरे को नहीं देने दिया। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बोला मैंने मेडिकल करनी नहीं है। तो मैं जलंधर दोआबा कॉलेज में चला गया, वहाँ मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले ली। तो जब कॉमर्स में एडमिशन ली, वहाँ मेरे दोस्त के पापा इंग्लिश के प्रोफेसर थे। वो मेरे को मिले, मैंने उनका पैर छुए, आशीर्वाद लिया। तो मैं अंकल जी मैंने आपके कॉलेज में आ गया। कहते बहुत अच्छा बेटा। मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले ली। वो कहते तो कॉमर्स में क्यों एडमिशन ली? क्योंकि मैंने पहले बताया कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं थे हम। तो मैंने बोला अंकल कॉमर्स करके मैं BCom करके अकाउंट का काम लोगों की दुकान पे जाके कर सकता हूँ, कहीं पे काम मेरे को मिल जाएगा, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, तो मेरा BCom करके मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा, तो बाकी में मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। कहते तू चाहता क्या? मैंने बोला जब मेरा सपना है कि BCom करके मैं 10,000 रुपये महीना कमा लूँ किसी तरह से। कि 10,000 कमाना चाहता है? मैं ठीक है। उन्होंने मेरे को साथ लिया, वहाँ ऑफिस में गए, फॉर्म मेरा निकाला, पाड़ के मेरे को पकड़ा दिया। कहता है भाग जा, जाके BSc कर। मैं बोला अंकल जी बोलते, मैं तेरे को बोलते ना BSc कर, तो जाके वहाँ BSc कर। BSc के बाद अगर तेरे को लगेगा तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरे से जो मर्जी करवाऊँ, तेरे को 10,000 रुपये महीना में दे दूँगा। मैं कहा अच्छा अंकल जी पक्की बात? कहते पक्की बात। मैं कहा ठीक है जी। मैं DAV जलंधर में जाके MSc केमिस्ट्री BSc में एडमिशन ले ली। सो ऐसे अचानक दोबारा मैं साइंस में आ गया। और BSc के बाद कई कंपनियों से आपको जॉब की ऑफर भी आ गई थी? जब मैं BSc कंप्लीट करी तो एक जलंधर में कंपनी है लेदर की, बड़ी मशहूर कंपनी है, वहाँ से भी मेरे को प्रिंसिपल साहब ने बोला कि आप वहाँ जाके जॉब कर सकते हो। और उसके अलावा मेरे को मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की 2 इंडिया की अच्छी कंपनी में जॉब की ऑफ़र हुई। तो एक कंपनी में जॉब की ऑफ़र हुई तो मेरे को हेडक्वार्टर मिल रहा था चंडीगढ़। तो मेरे कज़न हैं वो भी उसी कंपनी में जॉब कर रहे थे कहीं और। मैंने उनसे पूछा भाई मैं अगर यहाँ जॉब करूँ चंडीगढ़ में तो घर बचा के कितने पैसे भेज सकता हूँ? वो बोलते यार अच्छी जॉब है तो 1,000 रुपये महीना बचा के ज़रूर भेज सकता है। अब मैंने सोचा यार 2400 तो मैं यहाँ पे कमा रहा हूँ उस ज़माने में ट्यूशन के, तो वहाँ से 1,000 रुपया बचा के भेजूँगा तो नुकसान हो जाएगा। तो मैंने वो छोड़ दी। फिर एक और कंपनी, उससे बड़ी कंपनी में मैंने एक इंटरव्यू, दूसरी, तीसरी, जब फाइनल स्टेज इंटरव्यू हुई तो उनका बड़ा टॉप रैंक का ऑफिसर था। उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे। मेरे को बोलते एक बात आपको बोलूँ? मैं कहा हाँ जी बोलें। कहते आप ना
डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर बैठने के लिए नहीं बने हैं। मेरे को आज भी याद आता है, आप अपनी एमएससी कंटिन्यू करो, यू विल राइज। मैंने पक्का सर? कहते पक्का। मैं कहा थैंक यू, मैं दोबारा एमएससी करने आ गया। सो ज़िंदगी में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई बंदा, अब मैं उनको पहचान भी नहीं पाऊंगा, लेकिन कई बंदा आपका अचानक ज़िंदगी बदल देता है। डॉक्टर के कैबिन के बाहर बैठना, यानी कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं, या फिर जो बड़े हॉस्पिटलों का, यानी कि जो हॉस्पिटल जिनका चैन है, सिस्टम है, या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वहाँ पे जो मार्केटिंग देखते हैं, इन सब के लिए थोड़ा सा टफ जॉब है, क्योंकि बड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और जब डॉक्टर साहब का दिल होता है तभी आवाज़ आती है। नहीं सर, भी नहीं, मैं ये नहीं कहता उन्होंने कि मेरे में ये क्वालिटी, ज़्यादा क्वालिटी देखी। हो सकता है ये भी देखा हो कि ये मार्केटिंग नहीं कर सकते, मतलब पढ़ने पढ़ाने वाला हो सकता है मेरी कमी को उन्होंने सोफिस्टिकेटेड तरीके से बता दिया हो, क्योंकि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब बड़ी कन्विंसिंग जॉब होती है। हाँ। ठीक है, और उनको लगा, मेरे को मालूम नहीं वो मेरी तारीफ़ है या जो भी है, पर मेरी लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट बना। और जैसे कहा जा सकता है, हीरे की परख जोहरी को होती है, वो व्यक्ति आपके लिए जोहरी साबित हुआ, जिसने आपको सही रास्ते पर चलने का गाइड किया और आप उस रास्ते पर चल पड़े आगे। आपने केमिस्ट्री क्यों चुनी, कोई और सब्जेक्ट क्यों नहीं चुना? आपको बोल ही रहा था कि मेरे लिए उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी डिफरेंट थी, तो मेरे को पैसे चाहिए होते थे। जलंधर में मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था लोगों को, मेरे को पैसे आ रहे थे, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री नहीं था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था जोलॉजी। ओह क्या बात। ठीक है, पर जलंधर में सिर्फ उस टाइम एमएससी केमिस्ट्री थी, तो मैंने केमिस्ट्री इसलिए की क्योंकि जलंधर में सिर्फ केमिस्ट्री थी। पर जब मैंने केमिस्ट्री ज्वाइन की तो मैंने सोचा यार अगर तूने कर ही ली है तो फिर बंदों की तरह कर, अच्छी तरह से कर। तो फिर मैंने केमिस्ट्री में जोर काफ़ी लगाया, और मेरे को जॉब चाहिए थी एमएससी के बाद। कई टीचर मेरे को बहुत प्यार करते थे। मैंने उनसे पूछा सर मेरे को अगर यही जॉब लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? कहते बेटा यूनिवर्सिटी में टॉप करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी में टॉप करना पड़ेगा तो वहाँ हमारे साथ बहुत सी लड़कियाँ थी, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, एक तो बहुत इंटेलिजेंट थी। तो अब जॉब करने के लिए टॉप करना पड़ना है, टॉप करने के लिए सबको क्रॉस करना पड़ना है। तो फिर मैंने सोच लिया कि मैं मेहनत दबा के करूँगा। मैं सुबह 8 बजे कॉलेज निकल जाता था और ट्यूशन पढ़ा के रात को 8 बजे घर वापस आता था। ठीक है, उसके बाद पढ़ना रात को 2 बजे तक, सिर्फ इसलिए कि ये फलां बंदे को पीछे छोड़ूंगा तभी टॉप करूंगा। वो क्लियर था कि उस लड़की ने टॉप करना है। ठीक है, और शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। तो मैंने बहुत जान लगाई, और मैं कह सकता हूँ कि दूसरा बंदा वॉज दैट माई क्लास फेलो, जिसको मैं फॉलो करता रहा कि ये बहुत मेहनती है, तो इसको पीछे छोड़ने की कोशिश मेरे को करनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि मेरे को रिकॉर्ड बनाना पड़ा। क्या बात है। और वो रिकॉर्ड आज भी कायम है? मेरे ख्याल से आज भी कायम है। यूजीसी नेट, फिर आपको कैसे पता लगा कि यूजीसी नेट की तैयारी भी करनी है और उसका एग्जाम भी क्लियर करना है? देखिए तब तक कंडीशन आ चुकी थी कि कॉलेज में प्रोफेसर लगने के लिए या यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए यूजीसी क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने फॉर्म भरा, दोनों दोस्तों ने फॉर्म भरा, और अचानक ही पेपर देने पहुंच गए। हमें पता था कि अभी एमएससी कर रहे हैं, पता नहीं पेपर में बैठने देंगे कि नहीं देंगे। हमारी तैयारी भी पूरी नहीं थी, पर एक बात थी कि हमें टेंशन नहीं थी, क्यों पता था पता नहीं बैठने भी देना है, सेलेक्ट हमने होना नहीं, टेंशन नहीं थी। वो बिना टेंशन के पेपर दिया, पेपर हमारा ठीक हो गया। लेकिन जब सेंटर से बच्चे बाहर आ रहे थे, बाकी स्टूडेंट बाहर आ रहे थे, तो अगर मैं 50 में से पहले पेपर में 38 क्वेश्चन करके आया तो कोई बोला 48 करके आया, 49 करके आया। दूसरे पेपर में मैं 50 में से 42 करके आया, कोई बोलता 50 के 50 करके आया। ठीक है, लेकिन जब रिजल्ट आया सिलेक्ट हम 2 लोग ही हुए, यानी दोनों सिलेक्ट हो गए। वो सिलेक्ट हुए जिन्होंने सही से तैयारी की थी। तैयारी हम जो आता था वो किया था। हाँ, बेवजह अटेम्प्ट नहीं करी थी। बेवजह। उस वक्त नेगेटिव मार्किंग होती थी? मेरे ख्याल से होती थी। नेगेटिव मार्किंग का भी दौर था। फिर जब आपने एमएससी कर ली, उसके बाद भी आपको जॉब के ऑफर अन्य जगहों से आने लगे, प्राइवेट सेक्टर से? देखिए तब प्राइवेट सेक्टर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब एमएससी मैंने कर ली, अभी रिजल्ट भी नहीं आया था, दोबारा कॉलेज में अपॉइंट हो गया मैं एज ए प्रोफेसर। जब रिजल्ट आ गया, फिर जब जॉब निकली तो मेरे को एक साथ 3 जॉब मिल गई। लोग कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, उस टाइम में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन मेरे पास एक टाइम पे 3 जॉब्स थी। मेरे पास सिलेक्शन थी, मैं कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। सो वो मेरे टीचर की इंस्पिरेशन और मेहनत और कम्पिटिटिव दोस्त जो मिले, उसके कारण इतना अच्छा रिजल्ट आ गया कि मेरे पास एक टाइम में 3 जॉब्स थी। क्या बात है।
क्या आप बता सकते हैं कि आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चों में से पहला डॉक्टर कब बना था और कौन? पहला डॉक्टर जो मेन डॉक्टर पहला बना एक्सक्लूसिवली मेरी मेहनत के कारण, वो 4 स्टूडेंट इकट्ठे थे। क्या बात? 4 ही आते थे इकट्ठे मेरे पास टेस्ट तैयारी करें, टेस्ट देने मेरे पास आते थे, मेरे स्टूडेंट थे वो 4 थे। एक डॉक्टर भूपिंदर हैं, वो एम्स में कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उसके बाद एक डॉक्टर मनु शर्मा, आजकल मनु सरीन वो है, वो जलंधर में सेटल हैं, वो डॉक्टर हैं। तीसरे थे डॉक्टर कमलजीत डोगरा, वो बड़े फेमस गायनोकोलॉजिस्ट हैं। चौथे डॉक्टर नवनीत गुलजार सिंह जगड़, वो आई स्पेशलिस्ट हैं, यहीं होशियारपुर में है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, क्या आपकी ज़िंदगी में सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चला या फिर कुछ चमत्कार भी होते रहे? देखिए बजरंगी जी, परमात्मा बहुत बड़ी चीज़ है। हम जिस रास्ते पे चलते हैं परमात्मा ने अलग ही सोचा होता है। जैसे मैंने बोला, मैं +2 के बाद कॉमर्स ले लिया, लेकिन साइंस में दोबारा वापस आ गया। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करने जा रहा था, उन्होंने मेरे को वापस भेज दिया केमिस्ट्री में आओ। नीट नहीं दे पाया था, तो अब जॉब मैंने करनी थी डीएवी जलंधर में। उस टाइम डीएवी जलंधर पोस्ट निकली नहीं, मैं होशियारपुर में सेटल हो गया। सोचा नहीं था मैं होशियारपुर में आऊँगा। सो इत्तेफाक है। अब होशियारपुर में जॉब करी, 7 साल बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया, मैंने अपना पढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, एक सेंटर खोला, फिर MMM बनाया मैंने। ठीक, MMM जब बनाया तो मेरे पास कुछ देर बाद एक दोस्त आए, कहते कि सरकार ना जो अच्छे सेंटर्स हैं, जो अच्छे स्कूल्स हैं, जिनके पास अभी एफिलिएशन वगैरह नहीं है या अच्छे कोचिंग सेंटर एफिलिएशन नहीं है, अगर वो अप्लाई करें तो सरकार उनको परमिशन दे रही है, पंजाब बोर्ड उनको परमिशन दे रहा है कि वो स्कूल की परमिशन ले सकते हैं। तो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा ट्यूशन का काम अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन अचानक प्रोफेसर जरनैल सिंह जी, मेरे बड़े दोस्त हैं, मेरे बड़े रिस्पेक्टेड हैं, वो मेरे साथ ही बैठे थे। कहते यार मैंने चंडीगढ़ जाना है, तू भी फ्री है, तू भी मेरे साथ चल पा। मैंने, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के सेनेटर थे, कहते यूनिवर्सिटी जाना है, तू मेरे साथ चल, तू भी फ्री है, तो हम कार में इकट्ठे जाएंगे। मैं कहा चल पड़ते हैं। फिर कहते मेरे को यार बोर्ड में भी काम है, चल बोर्ड में भी चले जाते हैं। तो हम दोनों इकट्ठे बोर्ड में चले गए, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में। वहाँ जहाँ बैठे थे उनके दोस्त के पास, तो मेरे मन में अचानक ख्याल आया। तो मैंने अचानक पूछा, सर वो कोई पंजाब बोर्ड से परमिशन मिल रही है कोचिंग सेंटर स्कूल्स को, क्या वो है? उन्होंने अपने साथ वाले से पूछा, कहते नहीं वो ख़त्म हो चुकी डेट। मैंने ओके। तभी एक बंदा और आया, उन्होंने उससे पूछा कि यार वो जो स्कूल की परमिशन मिल रही थी एसोसिएशन की, क्या वो है अभी? बोलते हाँ है, लास्ट डेट निकल चुकी है, पर आज चेयरमैन की परमिशन से लास्ट दिन है। तो हमने बोला हमारे पास तो कागज ही कोई नहीं है। कहते नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिख के दे सकते हो कि रिक्वेस्ट कर सकते हो परमिशन के लिए, तो अब वो आपको दिन दे सकते हो, कोई लास्ट डेट है, ऐसे आपको परमिशन मिल सकती है विद सम फाइन। तो हम 2 लेटर लिखिए, चेयरमैन साहब के सामने पेश हुए, तो उन्होंने हमारी लेटर कंसिडर करी। कहते ठीक है, आपको इतना लास्ट डेट की इतना जुर्माना जमा करवाने पड़े, पर आपको 15 दिन में सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमने 15 दिन में सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाए। तो हमने ना वहाँ जाना था, ना बोर्ड का प्रोग्राम था, जो बंदे थे उन्होंने ना बोल दी थी। अचानक कोई बंदा आया, उसने बोला आज लास्ट डेट है, चेयरमैन साहब को रिक्वेस्ट करी, उन्होंने परमिशन दे दी, तो हमारा स्कूल स्टार्ट हो गया। स्कूल स्टार्ट हो गया तो देखें, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। सो जिंदगी इत्तेफाक है, जिंदगी इत्तेफाक है। अब जिंदगी से और भी कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं या फिर परिपूर्ण है? देखें, जब इच्छाएं खत्म हो गई तो इंसान खत्म, तरक्की खत्म। मैंने MMM बनाने के बाद दसूआ में एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया, वहाँ भी हमारी कोचिंग वगैरह चल रही है। फिर हमने एक प्राइवेट लिमिटेड इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की, बहुत अच्छी चल रही है। अब मैंने एक स्कूल बनाया है जिसका नाम रखा है MMM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस। वो इस सेशन से शुरू हो रहा है। पहले साल तो प्री नर्सरी से 7 तक क्लासेस चलेंगी, अगले साल फिर क्लासें बढ़ते जाएंगी। वो CBSE पैटर्न स्कूल होगा और बाद में CBSE एफिलिएशन उसकी ली जाएगी। अच्छे लेवल का स्कूल बना रहा हूँ, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, ये दिल मांगे मोर। क्या बात है, बहुत कुछ समाज को आपने दिया भी। अब आप समाज में क्या कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं? समाज को कहाँ देखते हैं? होशियारपुर लिटरेट है, सबसे लिटरेट है, पर मैं चाहता हूँ सबसे एजुकेटेड हो। लिटरेसी और एजुकेशन में फ़र्क होता है। मैं चाहता हूँ हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसको रट्टा ना लगाना पड़े, उसको समझ आए चीज़ क्या है। ठीक है, स्कूल का मतलब एजुकेशन देना होता है विद इंटरेस्टिंग तरीके से,
ताकि बच्चे मोटिवेट रहें। और मैं छोटी क्लासेस से बच्चों को अपने लेवल तक लेके जाना चाहता हूँ और उनकी क्वालिटी छान के कि ये बच्चा कहाँ जा सकता है उसको वहाँ तक पहुँचाने की इच्छा रखता हूँ। और मैं ये करूँगा भी ज़रूर, पूरा ज़ोर लगाऊँगा। और लोगों मेरी क्योंकि मैं लगभग 14-15 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाई में जीता हूँ और अपने लास्ट दिन में भी मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाता रहूँ, जब जाऊँ तो पढ़ाते हुए जाऊँ। ये निश्चय है आपका, संकल्प है आपका। जिंदगी का गोल भी निर्धारित कर रखा है आपने। सपना क्या है सर, पहुंचना कहाँ तक चाहते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं? मैं कुछ हासिल नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे स्टूडेंट ज़िंदगी में बड़े से बड़ा मुकाम हासिल करें। मैं तो ठीक हूँ, मेरा काम है एजुकेशन स्प्रेड करना और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस डेवलप कर देना कि वो जो लेवल पे सोचे वहाँ पर पहुँच सके। सो मेरी यही इच्छा है कि मेरे स्टूडेंट, मेरे शहर के बच्चे, हमारे बच्चे ज़िंदगी में जो चाहें वो हासिल कर सकें। आज पूरी दुनिया इस वीडियो के माध्यम से आपको देख रही, सुन रही है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे संघर्षशील युवाओं को आप? देखिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल तो आ ही जाएगा। भगवान वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, हर कोई आपको देख रहा है। ठीक है, आपका काम, आपका फर्ज है मेहनत करना। आज नहीं तो फल कल आएगा। हमारे कई बच्चे हैं जो पीएमटी में या जेई में सिलेक्ट हुए, कई हैं जो नहीं हुए, पर बाद में आज वो जज बने हुए हैं, आज वो आईएएस हैं, आज वो आईपीएस हैं, राइट? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है और मेहनत को कैरी किया है। सो डॉक्टर बन के भी कई आईएएस बने हैं, आईआरएस बने हैं, लेकिन बिना बने भी बने हैं, इंजीनियर बिना बने भी बने हैं, इंजीनियर बन के भी बने हैं। सो जिसको मेहनत की आदत पड़ गई उसने कामयाबी तो लिखा ही ली है। आज नहीं होगी तो कल होगी। जिंदगी में कई ऑप्शंस हैं, कामयाबी के 100 रास्ते हैं। मेहनत करते रहो, आपको अपना रास्ता जरूर मिल जाएगा। अंतिम सवाल होगा सर, आपकी सफलता का क्रेडिट किनको जाता है? मेरी सफलता का क्रेडिट एक बंदे को देना तो मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी कामयाबी का श्रेय सबसे पहले दूंगा अपनी मदर को, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया और बहुत मेहनत करी और कई बार मेरी फ़ीस देने के लिए अपना गहना भी बेचा होगा उन्होंने। फिर मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने टीचर्स को, जिन्होंने मेरे पे बहुत मेहनत करी, पर्टिकुलरली मेरे टीचर प्रोफेसर ML सहगल, जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और जिनके कारण आज मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। फिर मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने कॉम्पिटिटिव क्लास फेलोज़ को, जो इतने मेहनती थे कि मेरे को उस लेवल पर उठने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। मेरी सिस्टर्स, पर्टिकुलरली छोटी बहन, हम टाइम बांट के पढ़ते थे। अगर मैं रात को 2 बजे तक पढ़ूंगा, फिर उसको उठाऊंगा, फिर सुबह तक वो पढ़ेगी, या अगर मैंने सुबह पढ़ना है वो रात को 2 बजे तक वो पढ़ेगी। ऐसे हम टाइम बांट के पढ़ते रहे और वो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करती रही। वो मेरे से 6 साल छोटी है, लेकिन पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और हम ऐसे टाइम बांट लेते थे। उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी फैमिली को, पर्टिकुलरली अपनी वाइफ को। मेरी शादी को भी 1 साल हुआ था जब मैंने डिसाइड किया कि मैंने अब जॉब, सरकारी जॉब नहीं करनी। मैं केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था गवर्नमेंट कॉलेज में, पर मैंने डिसाइड किया मैंने जॉब नहीं करनी। मैं, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी वाइफ, हम 4 लोग बैठे। मैंने बोला कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, मैं प्राइवेट काम करना चाहता हूँ। तो मदर फादर ने हाँ कर दी। अब वाइफ की बारी थी। मैंने बोला देख, सारी ज़िंदगी तूने काटनी है, अब आप बता दो कि मैं जॉब छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ। कहते अगर आपका ये फैसला है तो आप कामयाब तो हो ही जाओगे, मैं आपके साथ हूँ। अगर वो साथ ना देती तो शायद मैं आज नौकरी ना छोड़ता। सो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी ज़िंदगी में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे बड़ा योगदान मेरे बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स का, जिन्होंने कभी मैंने गलत भी डांटा है तो मेरे को बर्दाश्त किया होगा। क्योंकि टीचर के पास जजमेंट के लिए बहुत छोटा टाइम होता है। अब क्लास में कोई बच्चा शरारत करता नज़र आ रहा है, जरूर नहीं उसने शरारत की हो, कई बार शरारत साथ वाला करता है, लेकिन ये हंस दिया तो हमें लगा इसने शरारत की, हमने डांट दिया या कुछ गलत भी बोल दिया, तो उन्होंने बर्दाश्त किया। या अगर घर से शिकायत लगाई भी है तो पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया हमेशा। उन्होंने कहा कि अगर सर ने कहा होगा तो कोई रीज़न होगा। एक बार एक लड़की, 2 लड़कियां साथ में बैठती थी, मेरे को ये लड़की काफ़ी होशियार है, पर वो आपस में, क्योंकि फ्रेंड थी, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, बातें करती रहती थी। तो मैंने एक दिन बोला बेटा आप इकट्ठी नहीं बैठोगी, तू बेटा यहाँ बैठेगी। उस लड़की ने अपने घर जाके बोला कि अब सर डिसाइड करेंगे कि हमारे फ्रेंड्स कौन होंगे। पर उनके मम्मी ने बोला बेटा अगर सर ने कहा कोई रीज़न होगा। वो अलग हो गए, बैठा दिए कुछ देर के लिए मैंने। तो फिर मैंने एक दिन बुलाया, मैं कहा बेटा इसका कोई पॉजिटिव काज होगा। अब
दोनों बच्चियाँ क्योंकि फ्रेंड्स थी, बचपन से बैठे बैठे बातें करती रहती थी, इसलिए उनका ध्यान थोड़ा हट जाता था, अब टॉपिक हिल जाता था। अब जब रिजल्ट आया तो बच्ची का बहुत अच्छा रैंक आया। देन शी केम एंड टोल्ड मी, सर मैंने ये बोला था लेकिन ये रिजल्ट आ गया, और बहुत अच्छा, आज वो कुड़ी लड़की बहुत सेटल्ड है। तो मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स जिन्होंने हर वक्त, जरूरी मैं हर टाइम बच्चे को उसकी गलती पे डांटता हूँ, टीचर को नहीं पता चलता कई बार गलती कोई करता है पर हंस दूसरा बच्चा देता है, झड़क उसको बढ़ जाती है। पर उन्होंने मेरे को बर्दाश्त भी किया और मेरी बात भी सुनी, मेरी बात समझी, और पेरेंट्स ने पूरा कोऑपरेट किया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन सभी का जिन्होंने मेरे जीवन को यहाँ तक पहुँचा दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने दर्शकों को जरूर इतना कहना चाहूँगा कि भूल कर सारे भेदभाव को समझो सबको अपना, रह ना जाए देख अधूरा कोई सुंदर सपना। इस पॉडकास्ट में आप यही सीखेंगे कैसे एक संघर्षशील नौजवान ने या एक बच्चे ने किसी से भेदभाव ना करते हुए अपने पथ की ओर लगातार अग्रसर रहा, और सब कुछ करिश्माई नहीं तो इत्तेफाक के तौर पर उनके पक्ष में आता रहा। कारण था सिर्फ और सिर्फ साफ मन और सबसे प्रेम। विद्यार्थियों से भी उतना ही प्यार किया उन्होंने जितना उन्होंने अपने साथ प्रतियोगी विद्यार्थियों का किया, जो कि पूरी कंपटीशन देते थे। और ना ही केवल उसे देखा इन्होंने कि संघर्ष माँ ने कैसे किया मुझे पढ़ाने के लिए, संघर्ष उस अध्यापक ने कैसे किया मुझे पढ़ाने के लिए, और आज एक अध्यापक अपने प्रकाश से पूरे शहर को ही नहीं पूरे भारत को, राष्ट्र को रोशन कर रहा है। क्योंकि इनके द्वारा पढ़ाए गए कई विद्यार्थी भारत के कई प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर आप कुछ और भी प्रोफेसर मनोज कपूर के बारे में जानना चाहते हैं तो चले आइए हमारे कमेंट बॉक्स में, कीजिए खुलकर कमेंट। फिर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे और आपके हर एक संशय और सवालों का जवाब लेकर आएंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।